इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दलित बंधु स्कीम रियासत के तमाम असेंबली हलकों में मरहलावार सतह पर चलाई जाएगी। तेलंगाना असेंबली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी शुरू की जाए स्कीम। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। मुसलमानों और दीगर पसमानदा लोगों के लिए भी स्कीम शुरू करने का केसीआर ने दिया तय खून। मजलिसी एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आसरा पेंशन स्कीम के मुतालिक असेंबली में की बात। आसरा पेंशन की नई दरखास्तों के तहत जल्द वज़ाइफ जारी करने का किया मुतालबा। हैदराबाद में स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज बारिश के रुकने के बाद किया जाएगा। कानून साज काउंसिल में वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटीआर का बयान। एमएलए अहमद बलाला ने असेंबली में उठाया उर्दू मीडियम जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स का मसला। उर्दू की खाली मुलाजमतों को पुर करने डीएससी उर्दू मुनक्किद करने का किया मुतालबा। मरकज के रवैये पर वजीर आईटी केटीआर ने काउंसिल में जाहिर की बरहमी। कहा, मरकज का ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज हुनूस मौसूल नहीं हुआ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कहा कि दलित बंधु स्कीम रियासत के तमाम असेंबली हलकों में मरहलावार सतह पर मुस्तहक दलित खानदानों में मदद फराहम करने के लिए चलाई जाएगी। तेलंगाना असेंबली में दलित बंधु प्रोग्राम पर मुख्तसर मुबाहिस के दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि दलित बंधु स्कीम के जरिए अवाम के तमाम तबकात को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हर असेंबली हलके से 100 दलित खानदानों को इस स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा। वजीर आला ने मरकज से मुतालबा किया कि पसमानदा तबकात एससीज के लिए रियासत में उनकी आबादी के तनासब के लिहाज से 17.5% तहफुजात फराम किए जाएं। रियासत में रोजगार के मौके से मुतालिक सीएम केसीआर ने कहा कि अब तक 1,31,000 मखलूआ जायदादों को पुर किया गया है, जबकि 80,000 मजीद जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। पोडू अराजी यानी जंगलात की अराजी के मसले पर वजीर आला ने कहा कि इस अराजी से मुतालिक शिकायत इस माह के तीसरे हफ्ते तक कबूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका असेंबली के एमएलएस महकमे जंगलात के अहदेदारों के साथ ताउन करते हुए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। నెక్స్ట్ మార్చిలో కనీసంగా 20,000 కోట్లు పెట్టుకున్నాం బడ్జెట్లో. నెక్స్ట్ బడ్జెట్ ఎస్ 2 లక్షల కుటుంబాలు టేకప్ చేస్తాం. ఈచ్ కాన్స్టిట్యున్సీకి దాదాపు 2,000 మందికి లబ్ధిదారులకు వస్తాయి. అప్పుడు ఎక్కువ గ్రామాలు తీసుకోగలుగుతారు, అన్ని మండలాలు కవర్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా సాఫీగా జరుగుతుంది. ఇట్లా ఈ విధంగా చేసుకుంటూ పోతాం అధ్యక్ష. ఈ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 1,51,000 ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాం అధ్యక్ష. అందులో 1,31,000 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. మీకు పెన్ డ్రైవ్ ఇస్తాం. ఏ వ్యక్తికి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ ఉద్యోగం వచ్చిందో ఆయన సెల్ ఫోన్ నంబర్తో సహా శాసనసభకి ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఎస్, గవర్నమెంట్ జాబ్ 1,31,000 మందికి ఆల్రెడీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వబడ్డాయి. జోనల్ విధానం ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్గానే ఆ జిల్లా బిడ్డలకి అవకాశం వస్తుంది. అక్కడ వాళ్ళు అక్కడనే సేవ చేసుకుంటారు. గొప్పగా ఉంటుంది. రాబోయే 1-2 మంత్స్లో రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నాకుండే అంచనా ప్రకారం అధ్యక్ష కనీసం 70,000-80,000 వేల ఉద్యోగాలు దొరికిపోతాయి పిల్లలకు. ఇప్పుడు ఇచ్చిన 1,50,000 కాక ఇంకో 70,000 మందికి కంఫర్టబుల్గా జాబ్స్ వస్తాయి. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी स्कीम मुतारिफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस स्कीम के सिलसिले में तेलंगाना कानून साज असेंबली में कहा कि दलित बंधु स्कीम एक और बड़ी स्कीम है जिसका आगाज टीआरएस हुकूमत ने किया है। मजलिस इसका इस्तकबाल करती है। उन्होंने ताहम कहा कि ऐसी ही स्कीम मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्कीम के मुतालिक हुकूमत से कुछ वजाहत भी तलब की और माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुतालिक सवाल भी किए। अपनी पार्टी के जानिब से ऐलान करता हूं कि हमारी पार्टी
दलितों के साथ जो बरसा बरस से नाइंसाफ़ी की गई है उसकी न सिर्फ कबूल करती है कि नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ, बल्कि आज जो ये प्रोग्राम लाया गया है इसकी तायीद करती है। सबसे पहली क्लैरिफिकेशन ये जानना चाहूँगा कि ये दलित बंधु स्कीम स्टैट्यूटरी स्कीम है या नॉन स्टैट्यूटरी है। दूसरी बात, क्या आप उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाएंगे इस ऐवान में? सर मैं ख़त्म कर लूँ सब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपसे राय लेना चाह रहा था। एक स्कीम के तहत इसको ऐलान करके चला रहे। अभी जो सब प्लान था उसको हमने स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया है। अक्सर क्या होता अकबर साहब, स्कीम्स के वास्ते कोई स्टैट्यूटरी दर्जा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सब लोग एक राय करके अगर स्टैट्यूटरी दर्जा देना मुनासिब समझे तो आप अपना राय बताइए, हम इसको ज़रूर उसमें ला लेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान असेंबली में यह कहा कि जितने भी नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स SC STs को दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स मुसलमानों को भी देंगे। अगर ये नॉन स्टैट्यूटरी है तो क्या आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए भी दलित बंधु के इस प्रोग्राम की अमलावारी करेंगे? शायद मैं मुस्लिम लीडर हूं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूं, जिस पे मुझे फख्र है और मुसलमानों की आवाज बन के इस ऐवान में खड़े रहता हूं, मुझे उस पर नाज है। तो लोग बोलेंगे कि आप तो मुसलमान की पसमानदगी की बात करेंगे, लेकिन सच्चर कमेटी मेरी कमेटी नहीं थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी मेरी नहीं थी, कुंडू कमेटी मेरी नहीं थी, सुधीर कमेटी भी मेरी नहीं थी। तो जब इन्होंने SC ST से पसमानदा मुसलमानों को बताया तो क्या आप इनको देंगे या नहीं देंगे? मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाया गया। खैर जो भी वजह थी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहता। कल के बहस में आप नहीं थे, रहते तो शायद हमको और कुछ इंसाफ मिल जाता, क्योंकि जब तक मिनिस्ट्री आपके साथ थी तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा था, फंड्स मिल रहे थे। लेकिन अब बहुत बुरा हाल है, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो। 1.5 लाख दरखास्तें 15 से हैं और वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है। आप जानते हैं किस तरीके से औकाफी जायदादें जा रही हैं, तबाह हो रही हैं, मुसलमान बेरोजगार है, आप जानते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को रखते हुए, ख़त्म करते हुए यही बात कहूँगा कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना है। स्पीकर सर, रूरल और अर्बन एरियाज में चाहे वो स्कॉलरशिप्स होने दीजिए, उसके लिए 2 लाख और 1.5 लाख है SC STs और माइनॉरिटीज के लिए। अब मेरा सवाल यह है चीफ मिनिस्टर साहब से, जब आप दलित को 10 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख का इनकम उनके पास आ गया, तो क्या वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाएंगे या उनको आपके 10 लाख के मिलने के बाद भी स्कॉलरशिप मिलेगी? और एक बात यह पूछना चाहूंगा सर कि चीफ मिनिस्टर साहब और TRS हुकूमत ने यह वादा किया था कि 3 एकड़ जमीन दलितों को दी जाएगी, तो ये 10 लाख देने के बाद क्या आप उनको जमीन देंगे या वह जमीन देने का काम आप बंद कर दिए हैं या खत्म हो गया है? अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से पूछे गए सवालात का CM KCR ने असेंबली में तफसीली जवाब दिया, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनका शुक्रिया अदा किया। दलित बंधु 10 लाख दिए जाने के बाद हर वो कार्यक्रम अब दलित के लिए जो जारी है वो मुसलसिल चलता रहेगा। उनसे ना रेशन कार्ड छीनेंगे, ना स्कॉलरशिप छीनेंगे, ना कोई चीज़ छीनेंगे, वो चलता रहेगा। इसमें आपको किसी को कोई शक का जरूरत नहीं है। अब रहा 3 एकड़ का बात, हमने कभी वो वायदा किया ही नहीं। हाँ, ये बात सच है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे, लेकिन इस प्रकार का असाइनमेंट दिया गया, किसी को 2.5 एकड़ दिया, किसी को 1 दिया, किसी को आधा एकड़ दिया, लेकिन समझा जाता था ये, इट वॉज क्लियरली अंडरस्टूड by the studies that the minimum agriculture land should be 2.5 to 3 acres। उसको लेके मैंने ये कहा था जरूर कि अब से जो भी जमीनात
दलितों के लिए दिया जाएगा, उनके पास एकड़ है तो 2 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 2 एकड़ है 1 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 1.5 एकड़ है तो और 1.5 एकड़ दिया जाएगा। ये मैंने वादा किया था, हमारे मैनिफेस्टो में भी यही लिखा हुआ है। हम जो भी करते हैं अकबर साहब यूं ही नहीं करते, सोच समझ के करते हैं, बिल्कुल समझ के करते हैं, समझदारी से करते हैं, और उसको हमने प्रयास चलाया। इसके बाद में आज के हालात में जमीन ना मिल रही है, ना सरकार के पास बची हुई है जितना ज़्यादा सबको दे सके, सब खत्म कर दिया असाइनमेंट्स में पीछे। मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है, चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही खराब है, गरीब है, वहाँ भी सरकार का देखने की जरूरत है। हम उसी नज़रिया से कार्यक्रम को शुरू किया है। आप जानते हैं बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज़ दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है, जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ नतीजा हमने करके दिखाया है। जिस हालात में हम रियासत को लेके चल रहे हैं आपके साझेदारी से, बिल्कुल आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे और आगे भी सबके तरक्की के लिए काम करेंगे। ये मैं ज़रूर जानता हूँ मुसलमानों में भी काफ़ी पसमानदगी है, काफ़ी गरीबी है, उसको हटाना है, हमारा फ़र्ज बनता है। और हम ये देखना चाहते हैं, मैं एक बात आपको पक्का कहता हूँ, हमारे दिल से कहते हैं कि तेलंगाना के हर शख्स के चेहरे पे एक सुनहरा तेलंगाना नजर आए, एक अच्छा मतलब हंसता खिलता फुलता हर फैमिली, वो चाहे मुसलमान हो, दूसरे हो, दलित हो, हमारे बीसी भाई हो, हमारे ओसी में गरीब हो, हर किसी को मिलना चाहिए। चलते चलते वो हो जाएगा, सब्र की ज़रूरत होती है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुकम्मल जवाब दिया और मुसलमानों की पसमानदगी को तस्लीम किया, और फिर अक़लियती बहबूद के ताल्लुक़ से जो भी कमियां हमने पेश की थी कल, उसको भी इत्तला है कहा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से सिर्फ एक ही बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बहुत बुरा हाल है। आपसे मैं अदबन दरख्वास्त करूंगा कि जल्द अज जल्द आप एक मीटिंग अगर तलब करके सारे महकमे के लोगों के साथ आपकी मौजूदगी में, और मुझे भी अगर उसमें मदऊ करें तो हम तफसीलात रखेंगे ताकि हम और बेहतर से बेहतर काम कर सकें और जो कमियां हैं उसको पूरे कर सकें। शुक्रिया। तेलंगाना की वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंगनबाड़ी को खुसूसी शनाख्त फराहम की और उनकी खिदमात की तौसी की गई। उन्होंने असेंबली में वक्फे सवालात के मौके पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को आंगनबाड़ी टीचर्स का दर्जा दिया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की नुमाया खिदमात पर तेलंगाना को राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल हुआ है। फिलहाल आंगनबाड़ी टीचर्स को फीकस 10,500 रुपए तनख्वाह मिल रही है। इसमें मरकजी हुकूमत की तरफ से 2,700 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत 7,800 रुपए फराहम कर रही है। पीआरसी पर अमल के सिलसिले में 13,605 रुपए दिए जा रहे हैं। इन आंगनबाड़ी असातिज़ा का तफर्रुग कलेक्टर्स के जरिए किया जाता है। అలాగే మరి అంగన్వాడీ ఖాళీలు ఏదైతే ప్రస్తుతం ఉన్నాయో అధ్యక్ష, దానికి మేము కొన్నిటికి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం, కొన్నిటిని ఆపి కొత్త విధానం రావడం ద్వారా మొత్తం కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే సర్వీస్ మరి అన్ని ప్రాంతాలకు సమానంగా అందాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆ రిక్రూట్మెంట్ని కూడా చేపడుతున్నామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి పిల్లల్ని రోజు రోజు సంఖ్య తగ్గుతుంది అని సోదరులు ఆనంద్ గారు చెప్పారు అధ్యక్ష. మేము ప్రతి అంగన్వాడీ సెంటర్లో ప్రీ స్కూల్ కిట్లను కూడా ఇస్తూ అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఎందుకంటే ఊర్లో ఎవరు గర్భవతులు, ఎవరు బాలింతలు, ఎవరు చిన్నపిల్లలు వారికి ఐడియా ఉంది. కాబట్టి మరి కోవిడ్ తర్వాత మనం
ఒక నెల క్రితమే ఈ స్కూల్స్ అన్ని రీఓపెన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అందరినీ తీసుకొచ్చే విధంగా ఎవరైనా భయపడి రాని పిల్లలైతే వాళ్ళని ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అందించాల్సినవన్నీ కూడా అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने आसरा पेंशन की नई दरखास्तों के तहत जल्द वज़ाइफ जारी करने का असेंबली में मुतालबा किया। नामपल्ली से मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने तेलंगाना असेंबली में हुकूमत से कहा कि पिछले 2 साल से जायद अरसे से आसरा पेंशन की जेर इल्तिवा दरखास्तों की यकसुई नहीं की गई। उन्होंने आसरा वज़ाइफ के लिए हद उम्र को घटाकर 57 बरस करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से कई खवातीन बेवा हो गईं, उनका भी वजीफा हुनूस नहीं जारी किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि आसरा पेंशन के सिलसिले में जितनी दरखास्तें मौसूल हुई हैं उन तमाम की यकसुई करते हुए उनको वजीफा जारी किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि जो मौजूदा वजीफा याब हैं उनको भी 3 माह से जो वजीफा रुक गया है वो भी जारी किया जाए। इस पर वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि मुताल्लिका वजीर के इल्म में इस बात को लाया जाएगा। साहब आपने मुझे ये जो मौका दिया, मेरा सीधा सवाल है साहब, ये जो आसरा पेंशन है उसके ताल्लुक से सवाल है साहब। पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से जो एप्लीकेशन आसरा पेंशन के लिए गए हैं सर, उन लोगों के लिए अभी तक आसरा पेंशन चालू नहीं हुआ सर। अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने 57 ईयर्स का भी किया और उसके एप्लीकेशन भी लिए गए सर। मगर मैं आपसे सीधा ये पूछना चाहता हूं सर, आसरा पेंशन के अंदर ओल्ड एज पेंशन भी है, उसमें विडो पेंशन भी है, डिसेबल पेंशन भी है सर। ये कोविड की तरफ से सर काफ़ी लोग जो बेवा हो गए हैं, जो लेडीज़, उनका भी पेंशन अभी तक नहीं दिया जा रहा है सर। तो मैं आपके ज़रिए से ख़ास तौर से हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि इमीडिएट आप आसरा पेंशन जितने नए एप्लीकेशन लिए हैं उनको रिलीज़ करिए। उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स है उनको भी 3 महीने से पेंशन नहीं आ रहा सर, उनको भी करना, चूँकि आज लोग बहुत परेशान है सर, खाने के लिए परेशान है सर और बच्चों की फीस के लिए परेशान है सर। इसके लिए आपके ज़रिए से मैं मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि जल्द से जल्द आसरा पेंशन रिलीज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुसुया गाరు, मिनिस्टर गाరు సార్, జనాబ్ జాఫరుద్దీన్ గారు ఆసరా పెన్షన్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ని లేవనెత్తారు అధ్యక్ష. కన్సర్న్ మినిస్టర్ గారికి తెలియజేసి అవి ఎనామలీస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా వాటిని కరెక్ట్ చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. अनुसुया गाరు तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्मुनक्स के तारक राव ने कहा है कि मुजवजा स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SNDP का बारिश के रुकने के बाद हैदराबाद में आगाज किया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्मुनक्स KTR ने रियासती कानून साज काउंसिल में कहा कि पहले मरहले में 858 करोड़ रुपए के काम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत उन इलाकों का अहाता किया जाएगा जो अक्टूबर 2020 में हुई बारिश की वजह से पानी में महसूर हो गए थे। वजीर KTR ने काउंसिल में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अफसोस इस बात का है कि ये काम शुरू नहीं किए जा सके क्योंकि जारिया साल टेंडर्स में ताखीर हुई। उन्होंने कहा कि टेंडर्स को हतमी शक्ल देने का काम किया जा रहा है। इस काम की तकमील और बारिश के मौसम के इख्तिताम के बाद इस माह के आखिर में काम शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रायनगुट्टा में मूसा नदी तक मुर्की नाले के काम मिसाली हैं। मजलिस की जानिब से ये काम करवाए गए हैं जो मिसाली नौयत के हैं। इस तरह के काम मुकम्मल शहर में करवाने की जरूरत है। విషయంలో గవర్నమెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది, స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, నగరం యొక్క విస్తరణను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. మొదటి దశలో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ వీ హ్యావ్ శాంక్షన్డ్ 858 crores worth of works. This saal, unfortunately, our tenders and other works also got delayed, so we could not start the process. But like I pointed out, we are in the final stages of completion of all tender works. Once that is done, the end of this month, we'll certainly, or even in the next 10 days, we'll start all the works. The entire length of stormwater drains, nalas, and drainage and sewerage system in the city of Hyderabad needs a thorough look. जो मुर्की नाला का काम किया गया ओल्ड सिटी में, वो मिसाल है सारे शहर के लिए. We believe in this 3R principle. पहली बात तो यह है कि remove the encroachment. First R will stand for removal of encroachment. Secondly, rehabilitate the family. जो भी वहाँ पे
कोई गरीबी रहेगा नाला पे या तालाब के पास, गरीबी रहेगा क्योंकि वो बदबू के पास और नाला के ठीक बगल में कोई रहना नहीं चाहता, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का है, दैट इज द सेकंड आर। और तीसरी आर है रिटेन द नाला विड्थ, क्योंकि हम लोग इंक्रोचमेंट निकाल देंगे पर अगर वहां उसको इमीडिएटली रिटेनिंग वॉल या एक मजबूत कोई कंस्ट्रक्शन करके अगर उसका नाला विड्थ हम लोग परमानेंटली रिटेन नहीं करते हैं तो फिर को बेमतलब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक 3R एक प्रिंसिपल अपनाया और काम जल्द से जल्द शुरू करें। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि माजी में रियासत के सरकारी स्कूलों के इंतजाम के लिए फंड्स ग्रांट की शक्ल में मंजूर किए जाते थे। वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने कानून साज असेंबली में सवालों जवाब के सेशन के दौरान रियासत के सरकारी स्कूलों के इंतजाम और देखभाल पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता छमाही से रियासत में 26,000 सरकारी स्कूलों की देखभाल के लिए साल 2017-18 में 38 करोड़ रुपए, 2018-19 में 49 करोड़ रुपए, 2019-20 में 46 करोड़ रुपए, 2020-21 में 80 करोड़ रुपए, 2021-22 में 80 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के बाज़ स्कूलों में रेशनलाइजेशन का काम किया जा रहा है ताकि उन स्कूल्स की निशानदेही की जा सके जहां चंद तलबा हैं और असातिज़ा की तादाद ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में 10 से 20 एकड़ पर सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूल्स के मैदान काफी वसी हैं, इसीलिए कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो यहाँ पर नेचुरल रिजर्व कायम करें। అదేవిధంగా స్కూళ్ళకు సంబంధించిన ప్లేస్లో పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఏర్పాటు చేశారనేది గతంలో ఎమ్మెల్యే గారు కూడా నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష. గౌరవ కలెక్టర్స్కి అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. స్కూల్లో బాగా ప్లేస్ ఉంటే తప్పకుండా పార్క్ అంటే ప్రకృతి వనాలు అంటే పార్కే కదా అధ్యక్ష, దానికి ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లలకి ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కువ ప్లేస్ కొన్ని స్కూల్స్లలో 10 ఎకరాలు 20 ఎకరాలు ఉన్న ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అట్లాంటి ప్లేసెస్లలో కలెక్టర్స్కి అవకాశం ఇచ్చాం అధ్యక్ష, అక్కడ ఉంటే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అనేది. దాంతోపాటు విద్యా వాలంటీర్లది ఒకటి అడిగారు అధ్యక్ష. ఇప్పటికే టీచర్స్ది ఒక దగ్గర టీచర్స్ ఎక్కువ ఉండి స్టూడెంట్స్ తక్కువ ఉన్నారు అధ్యక్ష, ఒక దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉండి టీచర్స్ తక్కువ ఉన్న కొన్ని స్కూల్స్ అన్ని కూడా రేషనలైజేషన్ చేయాలనేది ఒకటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. చేసిన తర్వాత అంత అవసరం అనుకుంటే తప్పకుండా వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తాం ఇతర గౌరవ సభ్యులు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के 69 उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तनख्वाहों की अदायगी के मसले को मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज तेलंगाना कानून साज असम्बली में उठाया। इसके साथ ही उन्होंने उर्दू की खाली मुलाजमतों को पुर करने के लिए DSC उर्दू मुनक्किद करने का भी मुतालबा किया। मैं आपके ज़रिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहूँगा कि 2 साल पहले भी इस बात को उठाया गया, पर्सनली रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया 69 उर्दू मीडियम सेल्फ फाइनेंस जूनियर लेक्चरर्स के ताल्लुक़ से, जिसके लिए GO भी इशू किया गया, GO नंबर 162 ऑफ 2017, फाइल नंबर 1201/1E/A1/2019 to 2002 आज तक पेंडिंग है मैडम। ये GO इशू किया गया था, ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर इनको सैलरीज दीजिए बोल के कई सालों से ये लोग ये बच्चियां वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं, इनका घर का गुजारा मुश्किल हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो लेक्चरर्स को देते हैं ये GO के तहत, ये GO वही बोलकर निकाला गया था। आप इससे पहले भी आप वादा करे थे, आपके नोटिस में लेकर आया गया था, आज तक इनको नहीं दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये फाइल को जल्दी क्लियर कर ये गेस्ट लेक्चरर्स को जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के ज़रिए इनको दिया जाए और उर्दू वैकेंट पोस्ट के लिए DSC उर्दू कंडक्ट किया जाए। और जितने भी DSC पुराने हो चुके हैं, कई पोस्ट उसके अंदर डी रिज़र्व करने का है, जो रिजर्वेशन के अंदर जो टीचर्स नहीं आए
SC ST के अंदर उर्दू मीडियम के पोस्ट उर्दू मीडियम उर्दू नहीं आती है उनको, इसलिए वो पोस्ट खाली रहते हैं। तो मैं हुकूमत के ज़रिए हुकूमत को आपके ज़रिए गुजारिश करना चाहूँगा कि ये डिरिजर्व किया जाए और वो 69 लेक्चर्स का मसला हल किया जाए। शुक्रिया। मिनिस्टर गारू గౌరవ శాసనసభ్యులు మలక్పేట్ బలాల గారు చెప్పిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. भट्टी गारू तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बात करते हुए मरकजी हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక గంభీరమైన ప్రకటన చేసింది అధ్యక్ష. 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ మేము ఇస్తున్నాము అని చెప్పి వారు ఒక ప్రకటన చేశారు అధ్యక్ష. నేను కూడా చాలా కాలం నుంచి వెతుకుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ ఎక్కడ పోయింది, ఎవరికి వచ్చింది అనే మాట నేను కూడా వెతుకుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మా డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాగా పరిశోధన చేసి కనిపెట్టింది ఏమంటే అల్టిమేట్గా వారు 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ అనేది ప్రోత్సాహకాలు కాదు భానుప్రసాద్ గారు. కేవలం అంటే ఉదాహరణకు అందులో ఎట్లాంటిది పెట్టినారంటే స్కీమ్ లోన్లు ఇవ్వడం. వాళ్ళు కూడా కొత్తగా లోన్లు ఇచ్చారు తప్ప అందులో ప్రోత్సాహకాలు అంటూ ఏమీ లేవు. వారు చెప్పేది వేరే రకంగా చెప్తున్నారు. బయట 20 లక్షల కోట్లు ఉదారంగా పంచిపెట్టినట్టు అందరికీ దేశం అంతా ఇచ్చినట్టు చెప్తున్నారు. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అధ్యక్ష, మన రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు వీటిని కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్ అంటారు. ముఖ్యంగా ఈ గ్యారంటీడ్ ఎమర్జెన్సీ క్రెడిట్ లైన్ అనే పేరిట, GECL అనే పేరిట మన రాష్ట్రంలో 1,43,290 యూనిట్లకు గాను 5,389 కోట్లు వారు లోన్లు ఇప్పించారు. वजीर KTR ने रियासती कानून साज काउंसिल में सवालों जवाब के सेशन के दौरान बाज अरकान की जानिब से सनती शोबे पर कोरोना वबा के असरात पर उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कोविड के दौरान सनती शोबे के लिए मरकज की जानिब से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज हुनूस मौसूल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से किए गए इक़दामात का रियासत को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। साल 2020-21 में 3,445 करोड़ रुपए की नई सरमायाकारी की तजावीज मंजूर की गई हैं। उन्होंने कहा कि साल 2021-22 में अब तक सरमायाकारी की 1,777 नई तजावीज मंजूर हो चुकी हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि नई सरमायाकारी की मंजूरी के नतीजे में 2,06,911 अफराद को बराह रास्त मुलाजमत दी गई हैं। ఎందుకంటే ప్రభుత్వం టు ప్రభుత్వం మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడూ విమర్శనే కాదు నిర్మాణాత్మకమైన సూచనలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా రాసినాం అధ్యక్ష. మా రాష్ట్రంలో ఉండే మా ఇండస్ట్రీ బాడీస్ నుంచి వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఇది. మీ ప్రోగ్రాం వల్ల, మీ ప్యాకేజ్ వల్ల ఏ రకంగా కూడా చిన్న పరిశ్రమలకు కానీ, సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు కానీ, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు కానీ లాభం లేదు. దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని సవరించండి అని చెప్పి సూచనలు చేశాం. కానీ అధ్యక్ష, దురదృష్టం కనీసం ఇప్పటివరకు స్పందన లేదు. కనీసం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము లేదా కనీసం చూసాము మీ ఉత్తరం అనే మాట కూడా ఇంతవరకు రాలేదు అధ్యక్ష. కాబట్టి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అనేది ఒక పెద్ద మిథ్య అధ్యక్ష. తప్ప దానిలో వచ్చింది కానీ ఈ దేశానికి కానీ ఇక్కడ పరిశ్రమకు కానీ వచ్చింది సున్నా అనే మాట మాత్రం నేను తెలియజేస్తాను. तेलंगाना कानून साज काउंसिल में TRS के रुकन के कविता ने रियासत के 3,618 काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स, सुदूर नशीन बल्दिया, मेयर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। TRS की रुकन काउंसिल के कविता ने कहा कि तेलंगाना में 142 शहरी इदारेजात मुकामी हैं। इसमें तकरीबन 1,44 लाख आबादी है। हुकूमत संजीदगी के साथ उनकी तरक्की के इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में जारिया साल 2,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। शहरी इदारेजात मुकामी के लिए सैनिटेशन वर्कर्स को मुनासिब तनख्वाहें दी जा रही हैं। 2,300 नई सैनिटेशन गाड़ियों की खरीदारी का काम किया गया है। हर शहरी इदारेजात मुकामी में डंप यार्ड की तामीर अमल में लाई गई है। पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। LED लाइट्स, मार्केट्स, ओपन जिम कायम किए गए। शहरी हरिताहरम प्रोग्राम के तहत हर शहरी इदारेजाती मुकामी में अर्बन नर्सरीज का क़याम अमल में लाया गया है। बल्दिया के 10% बजट को सर सब्जो शादाबी के लिए ग्रीन बजट के तौर पर अलॉट किया गया है। इसके जरिए कई सर सब्जो शादाबी के प्रोग्राम अंजाम दिए गए। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और मुतालिका वजीर से दरख्वास्त की कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात संजीदगी के साथ इलाकाई सतह पर कामयाबी के साथ मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में 3,618 काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स, सुदूर नशीन बल्दिया, मेयर्स हैं। उन्होंने रियासत के
इन तमाम काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स, सुदूर नशीन बल्दिया, मेयर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। మన ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చిత్తశుద్ధితో క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతంగా చేపడుతున్నటువంటి వారిలో 3618 మంది కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, మున్సిపల్ మేయర్లు ఉన్నారు అధ్యక్ష. వీరందరికీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మంత్రి గారి ద్వారా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఎలా అయితే మొన్న జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీటీసీలకు, సర్పంచ్లకు జీతాలు పెంచారో, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 3618 మంది కౌన్సిలర్లకు, కార్పొరేటర్లకు, మున్సిపల్ చైర్మన్లకు, మేయర్లకు కూడా జీతాలు పెంచవలసిందిగా నేను మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर सिर्फ 3 माह तक ही रियासत को बिजली के मसाइल का सामना था। उन्होंने आज कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दिया। बिजली की खपत में तेलंगाना मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मसाई के नतीजे में रियासत को ये दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को 3 बरसों से ज़राई मकासद के लिए 24 घंटे बिजली की फरहमी का काम कर रही है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ పరిస్థితికి సంబంధించి మనం కొత్తగా చెప్పుకునేదేం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం ప్రారంభమైన నాడే ప్రధానమైన సమస్యగా విద్యుత్ సమస్య ఉందనే విషయం మనకు తెలుసు. అయితే ఇది ఎట్లా ఇంత తొందరగా ఈ సమస్య పరిష్కారమైందనే విషయంలో చాలామందికి అనుమానాలు కూడా ఉండే. చాలామంది అప్పుడు మన మీద శాపనార్థాలు పెట్టిన వాళ్ళు, అవతల పక్కోళ్ళు అడిగేది కూడా, నేను ఎక్కడైనా సమావేశాలు కలిసినప్పుడు, ఎట్లా సాధ్యమైంది ఇంత తొందరగా? తప్పకుండా అది ఉద్దేశపూర్వకంగానే జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల నిర్లక్ష్యం అనే విషయాన్ని మొదటగా ప్రూవ్ చేసింది విద్యుత్ రంగమే అధ్యక్ష. ఎందుకంటే 2014 జూన్ 2 నాటికి రోజులు వారాల తరబడి విద్యుత్ సరఫరా లేక చీకట్లో ఉన్న గ్రామాలు, కుంటుబడిపోయిన వ్యవసాయం కేవలం 3 నెలల్లో సరిచేస్తూ నవంబర్ నాటికే 2014 నవంబర్ నాటికే గృహ వినియోగానికి, పారిశ్రామిక అవసరాలకి, కమర్షియల్ అవసరాలకి, వాణిజ్య అవసరాలకి मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज कुरमागुड़ा डिवीजन के वार्ड ऑफिस में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली के अलावा मुताल्लिक़ अहदेदार और इस्तिफादा कुंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के बेरहमी से कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की। ट्विटर पर केटीआर ने अपने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के बेरहमाना और सफाकाना कत्ल पर सदमा हुआ है। मैं इस बर्बरियत वाले वाक़े की मजम्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि खातियों को जल्द ही इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। उन्होंने इस खुसूस में यादव के नाम लिखे मकतूब में कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर से उन्हें अंजन कुमार यादव के अस्पताल में कोविड से जेर इलाज रहने की इत्तला मिली। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अंजन कुमार यादव जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि अंजन कुमार यादव इन दिनों शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज हैं। कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडरों ने उनसे अस्पताल में मुलाकात करते हुए उनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दरगाह हज़रत मोहम्मद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बाबानगर नाचाराम से एक वफद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की, जिसमें दरगाह के मुतवल्ली के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके उन्हें बदनाम करने का दावा किया गया है। वफद के एक रुकन अयूब खान ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में वजाहत की और तफसील बताई। रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। हम लोग बाबानगर दरगाह हज़रत मोहम्मद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के पास से आना हुआ कि जो पिछले 15 दिन से जो सोशल मीडिया पे गलत तोहमतें लगा के
बताया जा रहा था, उसके ताल्लुक़ से हम आज चेयरमैन साहब से आए और मुलाकात करें, और वो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उसके ऊपर हमने मोहम्मद अली साहब को कंप्लेंट किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद अली साहब का, जिन्होंने हमारी पूरी तफसीर बात सुनी, और सुनने के बाद में पुलिस से ACP लेवल में एक इंक्वायरी डाली। जो इंक्वायरी के नताइज आने लगे, जिनके जो फेक एलिगेशन लगाए थे उनके ऊपर जो है आप देख सकते FIRs बुक हुए हैं। अब तक उनके ऊपर 2 FIR बुक हुए हैं, और इन लोगों का वाहिद मकसद यही है, आप आइए इंक्वायरी करिए कि वो लैंड में से भी अगर कुछ हो सकता तो मोहसिन बोलने वाला जो शख्स है, ये कमेटी का प्रेसिडेंट है, आप अगर इसके खिलाफ अगर इंक्वायरी करेंगे इसके तहत, तो आपको लैंड गैबर के केसेस मिलेंगे। उसी बस्ती में 2 लैंड गैबरिंग करा, एक हार गया और दूसरा केस अभी भी चल रहा, तो ही इज़ द लैंड गैबर। तो उनका नेक मकसद ही ये है कि दरगाह के ऊपर कमेटी तश्कील दे के जो 2000 गज ज़मीन दरगाह की है उस पर भी कुछ अपनी कब्जा करे। ये इनकी असल वजह, इनकी वजह ही असल ये है। अगर आप लोगों से भी, मीडिया वालों से भी अदबन गुजारिश है, आप आइए, दरगाह का मायना कीजिए और हकीकत क्या है आवाम तक पहुँचाइए। ये मेरी अदबन गुजारिश है मीडिया वालों से। जंगलात की अराजियात पर मुबनी मसाइल के हल के लिए जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में सड़क बंद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में तमाम अपोजिशन जमातों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अम्बेडकर चौराहे पर सियासी कायदीन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर कासुला बार्राज, माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल खालिक, CPM लीडर खलील रविंदर और दीगर मौजूद थे। మరి నలుగురిని చంపడం, వాళ్ళు ఉద్రేకంగా మరి వాళ్ళు కూడా అందరు కూడా మరి ఎంతో మంది మరి రైతుల్లో కూడా వాళ్ళు ఉద్రేక వచ్చే అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ని వాళ్ళు కొట్టడం, వాళ్ళు చనిపోవడం, అంటే మరి ఇంత అజాగ్రత్త నడుస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో। మరి రైతులు అక్కడ నిరసన జరుపుతుంటే, మరి ఇక్కడ చూస్తుంటే పాపం మా తెలంగాణలో పోలీసు వాళ్ళు ఖాళీ రస్తా రోక చేస్తేనే ఇంతమంది వచ్చారు। మరొక సెంట్రల్ మినిస్టర్ వస్తుంటే మరి అక్కడ ఆయన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో కూడా అక్కడ మరి ఢిల్లీకి దగ్గర JHMC की NDRF टीम को खुदबुल्लापुर IDPL कॉलोनी के नाले से एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहन रेड्डी के तौर पर की गई है, जिसकी सितंबर की 25 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शिकायत में उसकी बीवी ने कहा था कि मोहन रेड्डी शराब पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था। इस दौरान वो इत्तेफाकी तौर पर नाले में गिर गया, जिसके बाद पुलिस, JHMC और NDRF की टीम मुसलसल उसकी तलाश कर रहे थे। लाश के नाले से दस्तयाब होने पर रिश्तेदारों को तलब करते हुए शनाख्त की गई और फिर लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। కంటిన్యూగా చెక్ చేస్తూనే ఉన్నాం। నాలా ఇక్కడ నుంచి దగ్గర ఈ బాలనగర్ IDPL వరకు ఎవ్రీడే చెకింగ్ నడుస్తుంది। దానిలో భాగంగా ఈ రోజు మన IDPL క్వార్టర్స్ లోపల ఉన్న నాలాలో చెక్ చేస్తుండగా పైన కంప్లీట్ థర్మాకోల్స్ ఉన్నాయి। దానికి సంబంధించి ఆ కింద ఆ మృతదేహం ఇరుక్కోవడం జరిగింది। దాన్ని DRF సహాయంతో బయటికి తీసి తర్వాత వాళ్ళ బంధువులను పిలిపించి అతని దగ్గర ఉన్న ID ప్రూఫ్స్ ఆధారంగా అతన్ని మోహన్ రెడ్డి మృతదేహంగా గుర్తించడం జరిగింది। ఇటు మృతదేహాన్ని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం గాంధీ హాస్పిటల్కి పంపించడం జరిగింది। తర్వాత కేసు దర్యాప్తులో ఉంది। ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం। काजीपेट में वाक़ दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स तक़ारीब का कल 4 अक्टूबर से आगाज़ अमल में आया, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर संदले माली बड़े घर से बरामद हुआ और जुलूस के दरगाह शरीफ पहुँचने पर सज्जादा नशीन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने संदले माली के मरासिम अदा किए। इस मौके पर जानशीन सज्जादा सैयद बख्तियार बियाबानी, उलमा, मशाइखीन, मुरीदैन और मुतक़िदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। उस तक़ारीब के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुमकिना इक़दामात किए गए थे। बता दें कि आज 5 अक्टूबर महफिल चरागा मुनक़्क़िद की गई, जबकि कल 6 अक्टूबर बाद नमाज फ़ज्र बदावा होगा, जिससे उर्स तक़ारीब का इख्तिताम होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज आदिलाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से फिट इंडिया फ्रीडम 2 के रन मुनक़्क़िद की गई, जिसका आगाज़ एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख और ओलंपिक एसोसिएशन के ज़िले सदर G गोवर्धन रेड्डी ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में मशाल रोशन करने के बाद परचम लहरा कर किया। इस मौके पर DYSO वेंकटेश्वर, ओलंपिक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पार्थसारथी, PT टीचर्स हरिचरण, राष्ट्रपाल और दीगर मौजूद थे। तो फिटनेस అనేది డైలీ
పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండాలనే దృక్పథంతో ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా జస్ట్ ఫిట్నెస్ అనేది ఒకరోజు ఈవెంట్ కాకుండా డైలీ యాక్టివిటీ ఉండాలని అందరినీ ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఫిట్నెస్తో పాటు స్పోర్ట్స్ కూడా ఆడాలి. సో ఇందులో భాగంగా ఇండిజినస్ స్పోర్ట్స్ అంటే లోకల్ మన కబడ్డీ కానీ ఖోఖో కానీ లేకపోతే మన లోకల్ ట్రైబల్స్లో కానీ ఏమైనా స్పోర్ట్స్ ఉన్నా కానీ అవి కూడా ప్రమోట్ చేయడం కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ఇండియా. సో ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ గ్రౌండ్లో మన స్టేడియంలో కూడా ఫిట్ ఇండియా భాగంగా కొంతమంది రన్నర్స్ అందరినీ కూడా ఎవరైతే ఉత్సాహంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఫిట్ ఇండియాలో భాగంగా రన్నింగ్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. సో ఇలాగే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అందరూ ఫిట్గా ఉండాలని, అందరూ హెల్తీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. సో మన డివైఎస్ఓ గారు కూడా ఉన్నారు, చాలామంది యాక్టివిటీస్ స్పోర్ట్స్ కానీ ట్రైబల్స్ నుంచి కూడా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, కోచెస్ ఉన్నారు. సో అందరూ కూడా డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. సో నా నుంచి ఒకే ఒక కోరిక, విలేజెస్లో కూడా ఫిట్నెస్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయాలి. పార్క్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర చాలా వరకు, పల్లె ప్రకృతి వనాలు కానీ కొన్ని విలేజ్ గ్రౌండ్స్ కూడా సెటప్ చేసుకోవచ్చు మన ఈజీఎస్ యాక్టివిటీలో భాగంగా. సో గ్రౌండ్స్ సెటప్ చేసుకోండి, వాలీబాల్ కానీ లేకపోతే క్రికెట్ కానీ ఏమైనా ఆడుకోవడానికి గ్రౌండ్ సెటప్ చేసుకోవడానికి అధికారుల తరఫు నుంచి డెఫినెట్గా మేము సహాయం చేస్తాం. సో ఫిట్నెస్ని మన ఆదిలాబాద్లో అన్ని విలేజెస్ కూడా ప్రమోట్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम हर माह की तरह इस माह भी मुस्तहक़ीन में माहाना वज़ाइफ की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आदिलाबाद के मुस्लिम सहाफ़ियों को बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था, जिनमें काबिल ज़िक्र सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल, MA बेग के अलावा खिज़र अहमद याफ़ाई, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शफ़ी शामिल हैं। इस मौके पर मज़कूरा सहाफ़ियों के हाथों फ़ी कस 500 के हिसाब से 20 मुस्तहक़ीन में वज़ाइफ तकसीम किए गए। इस दौरान सदर सफ़ा मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने सहाफ़ियों को तंजीम की कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाया, जबकि सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए ज़िम्मेदारान सफ़ा ने सहाफ़ियों को शालपोशी के ज़रिए तहनीत भी पेश की। बाद-ए-अज़ां सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल ने मीडिया से बात करते हुए सफ़ा की मुख्तलिफ़ फलाही खिदमात की सताइश की। सफ़ा बैतुलमाल आदिलाबाद की जानिब से हर माह की 5 तारीख को वजीफ़ा दिया जाता है, जो गुज़िश्ता 10 साल से ये लोगों की खिदमत जारी है। सफ़ा बैतुलमाल वालों की हम इनकी जो खिदमत है उसको फरामोश नहीं कर सकते। गुज़िश्ता भी कई दफ़ा जैसा कि बारिश का मौसम हो या ठंडकाले का मौसम हो, वहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह बारिश के मौसम में और दूसरे जो भी सहूलत है वो सहूलत फराहम करते हैं। और रमज़ान के दिनों में ये लोग रमज़ान पैकेज और ईद का जो भी राशन पैकेज है वो पैकेज भी ये लोग तो गरीब और मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को निशानदेही करते हुए उनको उन तक पहुँचाते हैं। और गरीब मुस्तहिक अफराद को जो भी बीमार है उनकी हिफाजत करते हैं और उन्हें पूरी बीमारी मुकम्मल होने तक उनको दवाखाने में अपनी जानिब से इलाज करवाया जाता है। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। दलित बंधु स्कीम रियासत के तमाम असेंबली हलकों में मरहलावार सतह पर चलाई जाएगी। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी शुरू की जाए स्कीम। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। मुसलमानों और दीगर पसमानदा लोगों के लिए भी स्कीम शुरू करने का KCR ने दिया तय खून। मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज ने आसरा पेंशन स्कीम के मुतालिक असेंबली में की बात। आसरा पेंशन की नई दरखास्तों के तहत जल्द वज़ाइफ जारी करने का किया मुतालबा। हैदराबाद में स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज बारिश के रुकने के बाद किया जाएगा। कानून साज काउंसिल में वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR का बयान। MLA अहमद बलाला ने असेंबली में उठाया उर्दू मीडियम जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स का मसला। उर्दू की खाली मुलाजमतों को पुर करने DSC उर्दू मुनक्किद करने का किया मुतालबा। मरकज के रवैये पर वजीर IT KTR ने काउंसिल में जाहिर की बरहमी। कहा मरकज का ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज
हुनूस मौसूल नहीं हुआ। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PVN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।